दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। यहाँ पर बीते 20 फरवरी से लगातार सेना के पुरुष जवान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके आंदोलन पर कई तरह के बाहर से टिप्पणियाँ की जा रही हैं। वो टिप्पणियाँ उनके आंदोलन को लेकर है। उन्हीं सवालों को लेकर आज विकल्प वाणी टीम आज यहाँ पहुँची है और उनसे सीधी बात करेगी और जानेगी कि इस आंदोलन को जिस तरीके से बाहर गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है उसका जवाब ये क्या देते हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि इस आंदोलन को लेकर जो 20 फरवरी से पूर्व सैनिक संघर्ष कर रहे हैं जी, इस आंदोलन पे भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि वन रैंक वन पेंशन जब लागू हुआ उसके बाद किसी का भी पेंशन कम नहीं हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? अभी जो OROP सेकेंड रिवीजन हुई है, ये जो 20 जनवरी 2023 को नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से जारी हुआ है, उसके आने के बाद बहुत सारे जेसीओ और जवानों की पेंशन कम हुई है। कुछ ग्रुप वाइज स्पेसिफिक में बात करूं तो जेसीओ की पेंशन कम हुई है, पुराने वालों से भी कम है। एक्स ग्रुप वाले हैं, उनकी प्री 2016 और पोस्ट 2016 के चक्कर में प्री 2016 वालों को बहुत सारा घाटा हुआ है। दूसरा, फर्स्ट OROP जब आई थी 2014 में, वहाँ पर कुछ लोगों की पेंशनें बढ़ी थी। जो पुराने पेंशनर थे उनको नए वालों के साथ लाया गया था, लेकिन अब जो नए वाले हैं उनको पुराने वालों से भी कम मिल रही है। पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से 28,000 करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि उसमें से जेसीओ और जवान के हिस्से में कुछ भी नहीं आया है। कितने सारे जेसीओ और जवानों के पास मैसेज आ रहे हैं कि आपकी पेंशन में नो चेंजेस, कोई चेंजेस नहीं है। ये इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1 जनवरी 2016 के बाद जितने भी लोग पेंशन आ रहे हैं सबको घाटा हो रहा है, पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं है। सर, ये मिलिट्री जो जोखिम भत्ता है, जोखिम भत्ता की बात को जो बार बार उठाया जा रहा है, उसमें ये भी उठाया जा रहा है कि छठे पे कमीशन और सातवें पे कमीशन में ये कहा गया है कि हर रैंक के अनुसार जोखिम भत्ता तय होगा। फिर आप समान जोखिम भत्ता की मांग क्यों कर रहे हैं सर? जोखिम भत्ता जो है वो रैंक के लिए नहीं है। अगर जोखिम भत्ता रैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए होता तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मिलता। उनको क्यों नहीं मिल रहा? जोखिम भत्ता रिस्क के लिए है, जिसको जितना बड़ा रिस्क उसको उतना बड़ा जोखिम भत्ता। अब नर्सिंग ऑफिसर्स हॉस्पिटल्स में रहते हैं, उनका रिस्क कम है, उनको 10,500 जोखिम भत्ता के रूप में दिया जाता है। अधिकारी पोस्टों पर भी जाते हैं, पेट्रोलिंग में जाते हैं, बाहर रहते हैं, उनको 15,500 रुपये जोखिम भत्ता दिया जाता है। जबकि जवान और जेसीओ 24 आवर्स पेरिफेरल पर रहते हैं, एक्सट्रीम बॉर्डर पर रहते हैं। आपने शायद देखा होगा, कभी कभी टीवी में भी देखा होगा, अगर आप विजिट नहीं किए हैं तो जवानों की राष्ट्रीय राइफल में रिमोट एरिया में 3 टप्पर की पोस्टें बनी होती हैं। अगर राजस्थान में 50 डिग्री के टेम्परेचर पे वो वहीं रहता है, अगर ग्लेशियर में हाई एल्टीट्यूड में जाता है -डिग्री के टेम्परेचर में वो एक्सपोज होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा जोखिम है, उसको जोखिम भत्ता सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उसका जोखिम भत्ता सबसे कम है, उसको तो 5,200 ही मिलते हैं। तो हमारी मांग ये है कि जोखिम भत्ता जोखिम के हिसाब से है, ना कि रैंक की रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, तो वो एक समान होना चाहिए। विकलांगता भत्ता की बात कर रहे हैं, वो सबको समान मिलना चाहिए। उसमें भी ये बात की जा रही है कि वो रैंक के अनुसार ही तय होना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से समझाएं सर आप। अब आप डिसेबिलिटी की बात कर रहे हो, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। डिसेबिलिटी का मतलब क्या है? अपंगता। अगर आपका एक अंग चला गया, आप चाहे जनरल के बच्चे हों, सिपाही के बच्चे हों, लेकिन अंग तो एक ही है ना। आपके पास वो चला गया, जिसका चला गया, तो उसका कंपनसेशन सबको बराबर होना चाहिए। डिसेबिलिटी का ये मुद्दा है। डिसेबिलिटी में ये समानता होनी चाहिए। अगर किसी का बच्चा शहीद हुआ है तो उस माँ बाप का तो गया, चाहे वो अफसर का हो, जेसीओ का हो, जवान का हो। अपनी फैमिली के लिए एक ही हस्बैंड था, उसका सुहाग था, वो चला गया। बच्चों ने अपने फादर को खो दिया, तो वो शहादत सबने दी, उसकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए। जो इसी वजह से डिसेबिलिटी का जो अलाउंसेस है, डिसेबिलिटी जो पेंशन है, वो सबकी एक समान होनी चाहिए। सर, एक सवाल और उठ रहा है बार बार कि यह आंदोलन जो है सेना के बड़े अफसरों के खिलाफ है। यह आंदोलन को सरकार को रोकना चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर?
ये गलत है। ये आंदोलन सेना के अफसरों के खिलाफ नहीं है। ये कोई विघटन डालना चाहता है, गलत अफवाह फैला रहे हैं। ये आंदोलन जेसीओ और जवानों की पेंशन में जो विसंगतियां हैं, जो कमियां रह गई हैं, उनको दूर करवाने के लिए है। ठीक है, अब कोई इसको कुचलना चाहता है, क्या करना चाहते हैं, वो उनकी मानसिकता हो सकती है, लेकिन ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये अपनी उनकी जो लेजिटिमेट डिमांड्स है, मांग हैं, उनके संदर्भ में है। अपने अधिकारों के लिए। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। दोस्तों, सर ने कई चीज़ों को विस्तार से समझाया है। ये समझना है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां लोग, इसमें रहने वाले हर एक व्यक्ति का पूरा अधिकार है कि वो अपने ऊपर होने वाले दमन, शोषण और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाए। लेकिन ज़मीनी स्तर पे वो बिल्कुल विपरीत है। जब जनता अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करती है, चाहे बिजली कर्मचारी हो, रेल कर्मी हो, टीचर हो या हेल्थ सेक्टर के श्रमिक हो, जब ये आंदोलन करते हैं तब उनके आंदोलन पर एस्मा कानून लगाकर उनकी आवाज़ों को चुप करा दिया जाता है। जब आम लोग अपने इलाके में स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी को लेकर आवाज़ उठाते हैं, तब उनकी आवाज़ों को चुप कराने के लिए 144 धारा लगा दी जाती है। आज जब सेना के जवान अपने साथ होने वाले गैर बराबरी के खिलाफ बोल रहे हैं, तो कुछ लोग उनकी आवाज़ को दबाने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। सच्चाई तो यह है, देश में चलने वाला हर आंदोलन एक है। सब लोग अपनी रोजी रोटी और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये जो अलग अलग आंदोलन चल रहा है, इन्हें एक होना होगा और एक नए वैकल्पिक समाज की तलाश करनी होगी, जहां किसी भी कानून के तहत लोगों की आवाज़ को दबाई ना जा सके। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।